वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में छोकरी पे रिलीज हुई एक बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कचार बितुर ओचिन पाखी। इसका मतलब है सिंपल से पिंजरे में कैद हुई चिड़िया। उसी तरह एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। ऑफिशियली इस मूवी का ड्यूरेशन 1 आवर 53 मिनट्स का है, लेकिन बाद में इस मूवी के अननेसेसरी सीन्स को काटकर 1 आवर 33 मिनट्स का कर दिया। मैंने दोनों वर्जन्स को देखा, सच में कुछ सीन्स अननेसेसरी लगे। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब पहले ये मूवी सर्वाइवल बेस से स्टार्ट होती है, उसके बाद इस मूवी की कहानी पॉलिटिकल ड्रामा में चेंज होता है, बाद में कुछ सस्पेंस थ्रिलर इवेंट्स पेश आते हैं। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही किसी फैक्ट्री के बाथरूम में एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। होश आने के बाद ये लड़की फ्रेशअप वगैरह होकर जब बाथरूम से बाहर जाती है, ये तो शॉक में ही रह जाती है क्योंकि रात हो चुकी होती है। फैक्ट्री में एक भी बंदा मौजूद नहीं, सारी की सारी फैक्ट्री बंद पड़ी है। ये लड़की चीखते चिल्लाते हुए लोगों को बुलाने लगती है, अरे भाई प्लीज कोई है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लीज दरवाजा ओपन करो सिक्योरिटी भाई। लेकिन इस फैक्ट्री में इस लड़की के अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं होता और इसी तरह ये फैक्ट्री भी शहर से बहुत ही दूर होती है। इस बेचारी का कोई भी सुनने वाला मौजूद नहीं है। खैर बेचारी रात को उसी फैक्ट्री में सो जाती है। सुबह होने के बाद ये लड़की दोबारा लोगों को बुलाने लगती है कि मैनेजर साहब प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है, सिक्योरिटी भाई, सुमन भाई, कल से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर इस लड़की की आवाज सुनने वाला एक भी बंदा मौजूद नहीं होता। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन सारे के सारे दरवाजे बंद ही होते हैं। खैर बहुत देर उसी फैक्ट्री में होने के बाद ये लड़की किसी जगह पर एक बंदे को ऑब्जर्व करती है। जब ये लड़की उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर कुछ खाने की चीजें रखी होती है। फटाफट से ये लड़की उस ब्रेड को खाने लगती है। तभी पीछे से एक बूढ़ा बंदा आकर इसको पकड़ लेता है, लेकिन ये लड़की उस बंदे के हाथों से बचकर भागने लगती है। ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है, अरे लड़की कहाँ पर जा रही हो, रुको तुम मेरे पास आओ, क्या तुमको उन्होंने भेजा, अरे मेरे पैरों की जंजीर तो खोल कर जाओ। मतलब इस बूढ़े बंदे को किसी ने चैन से बांध के रखा होता है। अब ये लड़की बेचारी उस बंदे से जान बचाकर कहीं दूर भाग आती है। दोबारा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लोगों को बुलाने लगती है। कल से कुछ भी ना खाने की वजह से बेचारी कमजोर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लड़की बहुत ही हिम्मत जुटाकर दोबारा उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगती है कुछ खाना वाना खाने के लिए। इस तरह से जब ये लड़की खाना खा रही होती है तभी वो बूढ़ा बंदा जाग जाता है, इस लड़की को खाते हुए देखता है, कहने लगता है, खाओ खाओ अच्छे से खाओ, दुश्मन को भी खाने से नहीं रोकना चाहिए। वैसे तुमको मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ पर कैसे पहुँची। सो ये लड़की अपने बारे में बताने लगती है कि इसका नाम पाखी है। सुमन भाई के कहने पर ये इस शहर आई है इंटरव्यू के लिए। पाखी ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही एक दुकान के पास एक गिलास पानी पीने लगती है, लेकिन वो दुकान वाला बंदा पाखी से पैसे पूछने लगता है। अब बेचारी पाखी को पता नहीं होता कि यहाँ पर पानी पीने के भी पैसे लगते हैं। उसी दुकान के पास एक बंदा बैठा होता है। वो बंदा दुकान वाले बंदे को डांटने लगता है कि औरत के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मैं देता हूँ तुम्हारे पानी के पैसे। इस तरह से अपना पैसा उस दुकान वाले बंदे को देने लगता है। बाद में पाखी इस बंदे से फैक्ट्री का एड्रेस पूछने लगती है कि भाईजान क्या आप इस एड्रेस को जानते हो, इस एड्रेस पर कैसे पहुंचना होगा। तो ये बंदा पाखी को कुछ डायरेक्शंस वगैरह बताने लगता है, मतलब स्टेशन से बाहर जाकर इस नंबर की बस पकड़नी है एक्सेट्रा। अब पाखी तो इस शहर में नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता। इस बंदे से कहने लगती है कि भाईजान आप मुझे प्लीज वो बस पकड़वा दीजिए। ये बंदा कहने लगता है, अच्छा ठीक है बहना, 10 मिनट रुको, मैं अभी नमाज पढ़कर आया, बाद में मैं तुमको वो बस चढ़वा दूंगा। इस तरह से वो बंदा अपना बैग पाखी को देकर नमाज पढ़ने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद पाखी और ये बंदा स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं। पाखी कहने लगती है कि भाईजान मुझे बाथरूम जाना है, यहाँ पर बाथरूम कहाँ पर है। सो ये बंदा पाखी को एक पब्लिक टॉयलेट के पास ले जाता है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पर भी पैसे लगते हैं, तो वो पैसे भी ये बंदा दे देता है। खैर थोड़ी देर के बाद जब पाखी बाथरूम से बाहर आती है तो वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। बाथरूम वाले बंदे से पूछने लगती है कि अभी भी मेरे साथ एक बंदा आया था ना, वो कहाँ पर है। वो बंदा कहने लगता है, अरे वो तो कब का चला गया, क्या तुम उसको नहीं जानती, बिना जान पहचान वाले बंदे को अपनी बैग दे दी, उस पर भरोसा कर लिया। यह सुनने के बाद पाखी के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारी पाखी सारे स्टेशन घूमते हुए उस बंदे को तलाश करने लगती है, क्योंकि उसी बैग में पैसे, मोबाइल सब कुछ मौजूद है। बहुत तलाश करने पर भी पाखी को वो चोर नजर नहीं आता। खैर उसके बाद पाखी जैसे तैसे उस फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है। वॉचमैन से कहने लगती है कि मुझे सुमन भाई से मिलना है, सुमन भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया।
यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो वो वॉचमैन पाखी को फैक्ट्री के अंदर लाते हुए अपने मन में यही कहने लगता है कि ये फैक्ट्री तो बंद पड़ने वाली है, अब इंटरव्यूज लेकर क्या करेंगे ये लोग। खैर पाखी बहुत देर तक सुमन भाई का इंतजार करती रहती है। वहाँ के लोग यही कहने लगते हैं कि सुमन थोड़ा देरी से आएगा। इसी बीच में पाखी थोड़ा बाथरूम जाने लगती है। अब बेचारी पाखी सुबह से कुछ नहीं खाया होता और उसी तरह उस बंदे को तलाश करते हुए थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग्स करते हुए उसी बाथरूम में बेहोश गिर जाती है। उसके बाद जब पाखी को होश आया, क्या हुआ आप जानते हो। सो इस तरह से पाखी जो हुआ इस बंदे को बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि ये फैक्ट्री तो इतनी बड़ी है, सारी फैक्ट्री घूम घूम कर मैं थक गई, एक भी बाहर निकलने का दरवाजा नहीं मिला, फाइनली मुझे आप दिखे, कुछ खाने को मिला। ये बंदा कहने लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता तुमको नहीं पता चलेगा, मैं जानता हूँ बाहर निकलने का रास्ता। पाखी कहने लगती है कि प्लीज भाई मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, कल से मैं यहीं पर फंसी हुई हूँ। ये बंदा कहने लगता है ठीक है तुमको बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरे पैरों की जंजीर को तोड़ना होगा, जो आसपास में कोई रॉड है तो ढूंढ कर लाओ। यह सुनने के बाद पाखी इस बंदे को रिहा करने के बजाय वहाँ से भाग निकलती है। अपने मन में यही सोचने लगती है कि एक बार मैं धोखा खा गई, अब दोबारा मैं धोखा नहीं खाऊंगी। अगर उसको रिहा करने के बाद वो मेरे साथ उल्टी पुल्टी हरकत की तो ना बाबा ना, अब नहीं फंसने वाली मैं। इस तरह से पाखी दोबारा वो सारी फैक्ट्री में घूमते फिरते हुए बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगती है, लोगों को बुलाने लगती है। जितनी भी कोशिश कर लें इसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। बेचारी थक के मारे किसी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद पाखी दोबारा उस बूढ़े बंदे के पास जाती है। वो बंदा कहने लगता है मुझे पता था कि तुम लौटकर मेरे पास जरूर आओगी, अब मेरे सिवा कौन बचा सकता है तुमको। सो पाखी एक रॉड की मदद से उस बंदे की पैरों की जंजीर को तोड़ देती है। फ्री होने के बाद वो बूढ़ा बंदा पाखी को जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो पाखी का एक बुरा सपना है। उसके बाद पाखी दोबारा कुछ खाने के लिए उस बूढ़े बंदे के पास जाने लगती है। जब वो बूढ़ा बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, वहीं पर कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े पड़े होते हैं। उन न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को देखने लगती है। तभी वो बूढ़ा बंदा पाखी से कहने लगता है क्या अब तुमको पता चला कि मैं कौन हूँ, ये है मेरी असली पहचान। पाखी कहने लगती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, थत इसकी जात का अंडा मारूं। हर इन न्यूज़पेपर्स को देखकर ये बात पता चलती है कि इस बंदे का नाम फिरोज खान है और ये एक एमपी है, पिछले 4 सालों से यहाँ पर कैद है। इस तरह से अपने बारे में पाखी को बताने लगता है। तभी फिरोज को ये एहसास होने लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। पाखी को फटाफट से बाथरूम में छुपने के लिए कहता है, अगर उन लोगों ने पाखी को देखा तो इसको भी मार देंगे। खैर इसके बाद 3 लोग फिरोज खान के पास आते हैं। उनमें से एक बंदा फिरोज से कहने लगता है कि भाई आप जानते हो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे बॉस ने आपको मारने के लिए कहा, लेकिन मैंने आपको नहीं मारा। मैंने अपनी शादी भी ना करके 4 साल से आप ही के पीछे लगा पड़ा हूँ। प्लीज भाई आप कन्फेस कर लो ना, आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, आप उस बारे में बता दो ना। फिरोज खान यही कहने लगता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसी दरमियान में ये बंदा जब बाथरूम जाने लगता है, फिरोज इसको रोकने लगता है। उस बंदे को बहुत गालियां देने लगता है, जिसकी वजह से ये तीनों लोग फिरोज खान को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, मारते पीटते हैं, गला दबाते हैं, करंट शॉक लगाते हैं। वो लोग जाने के बाद पाखी फिरोज के पास आकर इसको होश में लाती है। पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, आपके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं। फिरोज इसको रिहा करने के लिए कहता है। सो पाखी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऑयल फिरोज के पैर को लगाकर वो जंजीर फिरोज के पैर से निकाल देती है। रिहा होने के बाद फिरोज बहुत खुश होने लगता है, नाचने झूमने लगता है, पाखी को थैंक यू बोलने लगता है। पाखी कहने लगती है कि बस बाद में एंजॉय करना, पहले बाहर जाने का रास्ता दिखाओ मुझे। सो बाहर जाते वक्त फिरोज पाखी से कहने लगता है कि ऐसे फैक्ट्रीज मेरे पास 8 हुआ करते थे। जब मैं फैक्ट्री में आता था सारे वर्कर्स मुझे सलाम ठोकते थे, बाहर निकलकर अब दिखाऊंगा मैं सालों को। लेकिन बात यह है कि फिरोज को ही नहीं पता होता कि इस फैक्ट्री से बाहर कैसे निकलते हैं, बाहर का दरवाजा कहाँ पर है। पाखी से कहने लगता है कि 4 साल से मैं यहाँ पर कैद हूँ, मैं तो रास्ता ही भूल गया। ये सुनने के बाद पाखी फिरोज पर बहुत चीखने चिल्लाने लगती है, मारने पीटने लगती है कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुमको रिहा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सारे पॉलिटिशियंस एक ही जैसे होते हो, धोखेबाज, मक्कार, बेईमान। फिरोज पाखी को एक छापर लगाकर कहने लगता है कि फिरोज खान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, फिरोज खान के साथ बेईमानी हुई है। तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो ना, जाओ, तुम्हारे रास्ते तुम, मेरे रास्ते मैं, तुम अपना रास्ता तलाश करो और मैं अपना। इस तरह से इन दोनों में इकट्ठी हो जाती है। दोबारा ये दोनों अलग अलग से रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन नो यूज। फाइनली फिरोज अपनी प्लेस पर दोबारा आकर टीवी में न्यूज देखने लगता है।
अब पाखी भी बेचारी बोर होकर फिरोज के पास आकर बैठ जाती है टीवी देखने के लिए। उसी वक्त टीवी में फिरोज की वाइफ का इंटरव्यू चल रहा होता है। फिरोज की वाइफ मीडिया और पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मेरे पति का पता करो, मेरे पति के बारे में कोई न कोई न्यूज मुझे दो, क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं, कोई भी न्यूज मुझे चलेगी, इस पार्टी को वही खड़ा कर सकते हैं। अपनी बीवी को देखकर फिरोज बहुत रोने लगता है। उसी वक्त इस फैक्ट्री में कोई आने लगता है। फिरोज पाखी से यही कहने लगता है कि तुम फटाफट से दूर जाकर छुप जाओ, अगर वो लोग तुमको देखेंगे तो तुमको मार देंगे। इस तरह से फिरोज खान अपने पैरों पर दोबारा जंजीर पहन लेता है। उसके बाद फिरोज के पास रमीज और उसके आदमी आते हैं, जिसने फिरोज को यहाँ पर बांध के रखा। रमीज फिरोज से कहने लगता है कि भाई आपकी पार्टी तो आपको भूल ही गई, किसी भी मीटिंग में आपका जिक्र ही नहीं हो रहा। ऐसे में अगर आप बाहर जाकर अपने बारे में बोलोगे तो कौन आपकी बातों पर भरोसा करेगा। बाहर क्या चल रहा है आप जानते ही हो। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस चलने वाले हैं और आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आप प्लीज कन्फेस कर लो, बॉर्डर पार मैं करवाऊंगा, आपको अच्छी लाइफ दूंगा। लेकिन फिरोज किसी भी चीज का कन्फेशन नहीं करना चाहता। रमीज को बहुत गुस्सा आकर फिरोज खान पर बहुत चीखने चिल्लाने लगता है कि 4 साल से तुम्हारा नाटक देखता आ रहा हूँ, अब बस हो गया। अपने आदमियों को बोलकर फिरोज खान की सारे फैसिलिटीज बंद करने के लिए कहता है। जाते जाते फिरोज को बहुत जलील करने लगता है। इसके सर पर खाना फेंककर इसको कुत्ते की तरह ट्रीट करने लगता है। रमीज और उसके आदमी बाहर जाने के बाद पाखी बाहर आकर दोबारा ये दोनों इस फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये दोनों घूम फिर कर उसी जगह पर आकर रुकते हैं। अब रमीज के लोगों ने इस फैक्ट्री का पानी का सप्लाई तो बंद कर दिया। कहीं पर भी इन दोनों को ना खाने के लिए खाना मिलता है ना पीने के लिए पानी। अपनी प्यास को मिटाने के लिए बेचारी पाखी बारिश का पानी पीने लगती है, लेकिन उस पानी में बहुत केमिकल मिक्स होने की वजह से पी नहीं पाती। 2 दिन तक ये दोनों बेचारे वहीं पर पड़े होते हैं, भूखे प्यासे। फाइनली 2 या 3 दिनों के बाद दोबारा रमीज अपने आदमियों के साथ फिरोज के पास आता है। फिरोज को तो एक बॉटल का पानी पिलाने लगता है, कहने लगता है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। ऐसा कहते ही सागर नाम का एक और बंदा फिरोज के पास आता है। सागर को देखकर फिरोज शॉक में रह जाता है। सागर कहने लगता है फिरोज सर, मैं इनकी पार्टी से नॉमिनेट हुआ, इलेक्शंस के बाद मैं मिनिस्टर भी बनने वाला हूँ, ये सब आपकी कृपा है। एक्चुअली हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, आप अपना कन्फेशन कर लो, लग्जरी लाइफ जियोगे आप। लेकिन फिरोज इसके लिए टोटली मना करने लगता है। तुम जैसे बेईमान लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इस तरफ बेचारी पाखी प्यास के मारे तड़पने लगती है। फिरोज ने तो थोड़ा बहुत पानी पी लिया था, लेकिन बेचारी पाखी, वो लोग जाने के बाद पाखी फिरोज के पास आकर बैठती है, कहने लगती है कि अब तो मैं मरने वाली हूँ। फिरोज कहने लगता है कि पाखी, मरने से पहले मैं तुमको एक सच बताना चाहता हूँ, वो सच जो आज तक किसी को नहीं पता। पाखी कहने लगती है कि तुम्हारा सच तुम्हारे पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे पानी पिला दो, मैं कलमा पढ़ते हुए चैन से मर जाऊंगी। लेकिन फिर भी फिरोज अपनी कहानी पाखी को सुनाने लगता है। एक्चुअली 4 साल पहले फिरोज की पार्टी ही रूलिंग पार्टी थी। फिरोज खान अपनी पार्टी का मेन पिलर था। एक दिन फिरोज सेक्रेटरी मीजान के पास जाकर अपना एक आइडिया सुनाने लगा। अब पॉलिटिक्स में हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन तो चलते हैं ना, इलेक्शन होने के बाद कोई ना कोई पार्टी आगे होती है। तो फिरोज मीजान से ये कहने लगता है कि ये अपोजिशन पार्टी के मेन मेंबर्स को बम से उड़ा देगा। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस चलेंगे हर एक इलेक्शंस में यही जीतेंगे। मतलब जब दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं रहेगी तो कंपटीशन किस बात का। फिरोज लाइफ लॉन्ग एमपी बनकर रहना चाहता है, मतलब रूल करना चाहता है। यह सुनने के बाद मीजान टोटली मना करने लगता है कि आज तक मैंने ऐसी हरकत नहीं की, मेरे एंटायर पॉलिटिकल करियर में मेरे ऊपर एक भी धब्बा नहीं, सॉरी तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मीजान के पास सागर पीए की तरह काम करते रहता है। सागर फिरोज से कहने लगता है कि सर मुझे आपका आइडिया जबरदस्त लगा, आने वाले 50 साल तक हम ही रूल कर सकते हैं, वाह क्या आइडिया है, आप रुकिए मैं सर को समझाता हूँ। इस तरह से सागर मीजान के पास आकर उसको समझाने लगता है कि सर मुझे फिरोज का आइडिया जबरदस्त लगा, आप इस काम के लिए हाँ कह दीजिए। अगर काम सक्सेसफुल हो गया तो रूलिंग पार्टी हमारी ही होगी, अगर प्लान फेल हो गया तो हम सारा इल्जाम फिरोज खान पर डाल देंगे। मीजान फिरोज को बुलाकर यही कहने लगता है कि फिरोज तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक बात याद रखो कि मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, और तुम ये बात भूल ही जाओ कि तुमने इस बारे में मुझसे डिस्कस किया, बाकी बातें तुम सागर से बात कर लो। दूसरे दिन फिरोज कुछ बंदों से मुलाकात करके उनसे एक डील करने लगता है कि एक मीटिंग के दौरान पार्टी मेंबर्स को बम से उड़ाना होगा, पैसा हथियार तुम्हारे लिए सब कुछ मैं इंतजाम कर दूंगा, बस मुझे काम हो जाना चाहिए। बदले में वो लोग फिरोज से एक डील करते हैं कि इनके ऊपर जो जो केस है वो सारे के सारे मिटा दें
और जेल में इनके लोग हैं उनको भी रिहा कर दे। उसके बाद यह बंदा पूछने लगता है कि इस ब्लास्ट में आम पब्लिक मर गई तो? फिरोज कहने लगता है अरे जंग में सिपाही तो मरते ही है ना, थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस होता ही है, तुम उनके बारे में फिक्र मत करो, बस मेरा काम कर दो, मेन टारगेट को खत्म कर दो। सो अपोजिशन पार्टी की मीटिंग होने पर उस पार्टी पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो मेन बंदे मरने चाहिए वो नहीं मरते। फिरोज उस बंदे को फोन करके डांटने लगता है कि तुम्हारे हाथों से मेन टारगेट ही बच गया। उसके बाद सागर फिरोज के अपने घर बुलाकर उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये भी खबर मिली है कि फिरोज के वो 2 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। अगर उन दोनों ने फिरोज का नाम लिया तो फिरोज मीजान का भी नाम ले सकता है। सो फिरोज को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। उसके बाद सागर रमीज से मुलाकात करके इससे एक डील करने लगता है। रमीज अपोजिशन पार्टी मेंबर कि सर आपकी मीटिंग पर जिस बंदे ने बॉम्ब ब्लास्ट किया उस बंदे को मैं जानता हूँ, उस बंदे को मैं आपके हवाले कर सकता हूँ, आप उसके मुंह से कन्फेस करवाकर पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दो। उसके बाद अगले इलेक्शन में पब्लिक के सारे वोट्स आप ही के होंगे, आप ही की रूलिंग पार्टी होगी, लेकिन बदले में मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन में मैं आपकी पार्टी से नॉमिनेट होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ना कोई मिनिस्टर का पोस्ट दे दीजिए। सो रमीज इसके लिए हाँ कह देता है। उसके बाद सागर फिरोज के पास आकर यही कहने लगता है कि सर मीडिया वाले और पुलिस वाले आपके बारे में जानते हैं, मीजान साहब ने कहा कि आपको किसी सेफ प्लेस पर ले जाए, सारा मामला वो सुलझा लेंगे। इस तरह से सागर फिरोज को एक गाड़ी में बिठाकर उस फैक्ट्री पर भेज देता है। सागर रमीज को कॉल करके यही बताने लगता है कि चिड़िया पकड़ी गई, पिंजरा रेडी रखो। और जब मीजान सागर से फिरोज के बारे में पूछता है कि फिरोज ऐसे कैसे गायब हो गया, तो सागर इसके बारे में टोटली मना करने लगता है कि ये कुछ भी नहीं जानता। इस तरह से फिरोज खान अपनी सारी कहानी पाखी को बताने लगता है, लेकिन तब तक बेचारी पाखी मर चुकी होती है। कहने लगता है अरे तुम तो मुझसे पहले मर चुकी। खैर दूसरे सीन में हम फिरोज खान को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। फिरोज की वाइफ फिरोज से कहने लगती है कि आप किसी हाईवे के पास बेहोश पड़े थे, अच्छा हुआ आप मिल गए। उसी तरह टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि 4 साल के बाद फिरोज खान मिल गए। जानना यह है कि इतने सालों तक फिरोज खान कहां पर थे। तभी मीजान फिरोज खान को कॉल करके अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है कि मैं वहां पर आ रहा हूं, मीडिया को संभाल लूंगा। फिरोज कहने लगता है कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब मैं बोलूंगा सारी दुनिया सुनेगी। इस तरह से अपनी वाइफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहता है। उसी वक्त टीवी पर फिरोज खान का कन्फेशन वीडियो प्ले होते रहता है। मतलब फैक्ट्री में फिरोज खान ने अपनी सारी कहानी पाखी को बताई थी ना, वो सारी की सारी वीडियो प्ले होती रहती है। सारी दुनिया को पता चल जाता है कि 4 साल पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था वो फिरोज खान ने ही किया। बात यह है कि फिरोज खान बेहोश होने के बाद पाखी उठ बैठती है, मतलब पाखी मरी नहीं होती। पाखी के पास हिडन कैमरास सारे के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। अपने बॉस को कॉल करके यही कहने लगती है कि आपका काम हो गया। रमीज ने ही इसको ऐसा करने के लिए कहा था, फिरोज खान से सच उगलवाने के लिए। खैर काम होने के बाद पाखी रमीज से मुलाकात करती है। रमीज पाखी को बहुत थैंक यू बोलने लगता है। जो काम इसके आदमियों ने नहीं किया वो काम चंद दिनों में पाखी ने कर दिखाया। एक्चुअली बात यह है कि 4 साल पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था ना, उस ब्लास्ट में पाखी का हस्बैंड मारा गया। इसलिए पाखी ने रमीज से हाथ मिलाकर फिरोज को एक्सपोज करने का सोचा और सक्सेसफुली कर भी दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।